चैट बंद रहेगी है ना। बस केवल ये समझ में आया कि नहीं आया वो उतने के लिए चैट ओपन करूंगा, बाकी और कोई फालतू की बात मत करो। तो हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं आपस में, है ना। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई दिया था, है ना, वो सारी बातें आपने सीख ली हैं। तो जब आप मोल कंसेप्ट में काम करते हो तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो W/M होता है, और जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिफाइंड होता है, और वो क्या होता है, वो W/E होता है। यहां पे W/M होगा, यहां W/E होगा। E फॉर इक्विवेलेंट वेट है। ध्यान देना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो अलग अलग बातें हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स की, है ना। जो नंबर, एक बार और मैं बोल देता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक संख्या है, नंबर है। इक्विवेलेंट वेट एक वेट है ना, एक वेट होता है। ई जो है ना वो वेट होता है। ई क्या होता है, ई जो होता है वो होता है, ई जो होता है वो क्या होता है, M बाई वैलेंसी फैक्टर होता है। ई जो होता है वो M बाई वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट होता है ना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर वेट और मोल्स में जो डिफरेंस है ना, मॉलिक्यूलर वेट और मोल्स में जो डिफरेंस है वही क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट और वेट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और मोल्स में जो डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू हम लोग मोल्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, है ना, यहां पर आ जाओ। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ, जैसे आप ऐसे करते हैं ना कि मान लो आपको मैंने लीटर दिया, 1 लीटर दिया, तो मिलीलीटर कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो जितने लीटर होते हैं उसी में आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप मिलीलीटर पे पहुंच जाते हो, है ना। तो वैसे ही जितने मोल्स होते हैं उसमें अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो मोल्स में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मिली मोल्स पे आ जाओगे। ये बात सही है। इस चैप्टर में एक्वस मीडियम में जो चैप्टर चलता है, रेडॉक्स वाला चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में मोल्स से ज्यादा मिली मोल्स पे काम करना आसान होता है। आई रिपीट, इस टॉपिक में, रेडॉक्स वाले टॉपिक में, इवन आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, और इवन जो दूसरे हमारे टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है ना, इन सब में क्या होता है, इन सब में अगर आप जाओ तो इन सब में जो ये होगा, है ना, इन सब में मिली मोल्स या मिली इक्विवेलेंट में काम करना जो होता है वो ज्यादा आसान होता है ना। इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। सिमिलरली जैसे यहां पे मोल्स इनटू 1000 था, मिली मोल्स था, वैसे यहां पे क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये W/E लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है W/M अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, W/E अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, ठीक है। तो जहां नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, लिखो अपनी कॉपी में। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, है ना, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, मोलैरिटी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन थी मोल कंसेप्ट में। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन वही है, बस जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट आ जाएगा। जहां पे W/M था वहां पे W/E आ जाता है। VML वैसा ही है, VML वैसा ही है, 1000 वैसा ही है। तो अब अपनी कॉपी में नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखो, लिखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ
number of equivalents of solute, number of equivalents of solute present in 1 liter solution, है ना, number of equivalents of solute present in 1 liter of solution. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन. क्योंकि वॉल्यूम ml में है इसलिए यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ भी वैसा ही है. अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इन ml को मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर भी मैंने वॉल्यूम इन ml को नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml हो गया है. तो ये W बाई एम इंटू 1000 हो जाएगा, ये W बाई ई इंटू 1000 हो जाएगा. W बाई एम इंटू 1000 क्या था, W बाई एम इंटू 1000 कैसे आया था, ये मोल्स था ना, यहां पे लिख दो W बाई एम तो मोल्स हो जाएगा और इंटू 1000 हो जाएगा. सो W बाई एम इंटू 1000 क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स. तो ये नंबर ऑफ मिली मोल्स बन जाता है. तो मैं यहां पे आपको ये समझाना चाहता हूं कि नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने के दो तरीके हैं अपने पास. क्या करोगे, अगर आपको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml कर लो तो भी आप मिली मोल्स पे पहुंच जाओगे, समझे. और ज्यादातर डेटा यही होता है, मोलरिटी वॉल्यूम इन ml इसी का डेटा होता है. और अगर मास अपॉन मोलर मास किया तो मोल्स आ जाएगा, और मोल्स इंटू 1000 जो करोगे, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएगा. ठीक है. और वैसे यहां पर भी है, जैसे यहां पे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml नंबर ऑफ मिलीमोल्स था, किसका था, सोल्यूट का. वैसे ही यहां पे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml क्या होगा, W बाई इंटू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml दैट बिकम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा. अब क्या होगा, मोलरिटी जो होगा वो क्या होगा, मोलरिटी जो होगा W बाई एम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना. मोलरिटी क्या होगा, W बाई एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये भी हो सकता है ना, बोलो. जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. यहाँ पे वॉल्यूम इन ml लिखा हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम इन ml लिखा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई है, यहाँ वॉल्यूम इन लीटर लिखा हुआ है तो 1000 गायब हो गया है. अब कभी कभी स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि मोलरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं. मोलरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल W बाई एम मिलेगा, और W बाई एम अकेला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा. सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, सिमिलरली यहां पर भी यही होगा कि जो नॉर्मेलिटी होता है उसकी डेफिनेशन क्या थी, पढ़ो अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन. तो ये वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, ये वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा. ठीक है. तो क्या होगा, ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्या होगा वो W बाई ई हो जाएगा. ये क्या होगा, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, समझे. तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना. अब मैं एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे ये W बाई ई लिखा हुआ है, और E क्या होता है, E होता है मोल्स इंटू मोल्स मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. या इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद दो तीन बातें और बताते हैं, है ना. तो यहां पे आपको किसी को कुछ बात पूछनी हो तो वो है ना, इस तरीके से, है ना. हाँ बोलो, क्या डाउट है आपका, सर ये कौन सा बोर्ड है, क्या डाउट है बोलो. पिछले 20-25 दिन से यही पूछ रहे हैं, सर कौन सा बोर्ड है, पता नहीं क्या जानना चाहते हैं. ऋषभ राज, हाँ बोलो क्या डाउट है. हेलो सर. सर मैंने 5 मिनट सर थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था सर. ये मैं पूछ रहा था कि सर ये जो आपने अभी लिखवाया है ये फर्स्ट पेज है अभी लिखवाया है या फिर सेकंड? ये फर्स्ट पेज ही है, फर्स्ट पेज ही है. ओके सर. हाँ. सर वो जो बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वही पूछ रहा है कि बेसिकली ये फर्स्ट पेज है या सेकंड पेज है.
अच्छा, हाँ ये हाँ फर्स्ट पेज ही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप किसी को कुछ और डाउट हो तो चैट पे कुछ लिख सकते हो, है ना। ये नोट कर लो, और नोट करने के हो जाए तो बता दो मुझे नोट हो गया। इक्विवेलेंस की मीनिंग है इक्विवेलेंट वेट का मतलब, इक्विवेलेंट वेट जो है ना वो क्या है, आप लिखो अपनी कॉपी में लिखा हुआ है ऋतिक। इक्विवेलेंट वेट का मतलब है ना। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की क्या डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन है कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ग्राम में, एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली ज्यादा अच्छा लैंग्वेज है, जब हम ग्राम में लिखे तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलना चाहिए। ठीक है, तो एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एक मास और भी हमने डिफाइन किया है स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जब आना जाना होता है ना, कहां पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जब आना जाना होता है, ऑक्सीडेशन से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलता है और रिडक्शन को जाके एक मोल इलेक्ट्रॉन मिलता है। उस वन मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास ग्राम में रिएक्ट होता है, फिर से सुनो, वन मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास ग्राम में रिएक्ट होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाता है ना, वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। आ रहा है बात समझ में, वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से होगा, वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। अब आ गया समझ में ऋतिक, फील आई अब, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की फीलिंग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की मतलब संख्या, है ना, संख्या। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग है, दैट कॉल, वैसा ही है। इक्विवेलेंट वेट अलग है, वो वेट अपने पास कितने, जैसे ये मान लो ये इक्विवेलेंट वेट है, ई के बराबर है इसका वैल्यू। अब ये हमारे पास पेन कितने हैं, वो नंबर जो है ना वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ये मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब। और जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स, एक नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या है, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नंबर ऑफ मोल्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बट उसको बनाने वाले कौन है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। जो डिफरेंस आप मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स में समझते हैं, वही डिफरेंस इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में है ना। हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहां पे जो कुछ भी आ रहा है, यहां पे जहां पर भी नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब सल्यूट का है। मिली इक्विवेलेंट, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सब सल्यूट का है, ये सब कुछ सल्यूट का है, ये सब कुछ सल्यूट का है। जो कुछ भी यहां लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स, मिलीमोल्स, जो कुछ है, ये एवरीथिंग इज फॉर सल्यूट, है ना, एवरीथिंग इज फॉर सल्यूट। ठीक है, हो गया। ठीक है, नहीं मोलैलिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। मोलैलिटी जो है ना, मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेना, तब जाके फिर भी कुछ आ जाएगा, वरना मोलैलिटी डायरेक्टली नहीं होता है ना। नहीं, वॉल्यूम सॉल्यूट की नहीं है यहां पर, ये जो है मोलैरिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम इन एमएल सॉल्यूशन का है। आई रिपीट, मोलैरिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम इन एमएल सॉल्यूशन का है। लेकिन उसके बाद जो डेटा निकल के आएगा, मोल्स या मिली मोल्स या मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट जो है ना, वो सॉल्यूट के हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन। ये जो वॉल्यूम लिखे हैं इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, जो कुछ भी लिखा है, डिफाइंड फॉर सॉल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नंबर ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलना चाहिए। हम्म,
हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल सकते हैं। देखो कैसे, अब थोड़ा सा कुछ बातें और समझ लो। अब हो क्या रहा है, अब फिर लिखो, अब जो यूज करते हैं उसमें क्या था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। लगता है आपको होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर था, वो W बाई ई के बराबर था, और E किसके बराबर था, M अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और ये W बाई एम इंटू, इस तरीके से हो जाएगा। सो W बाई एम इंटू वैलेंसी फैक्टर होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, समझ में आया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, कर पाओगे, है ना। हाँ, ये हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, एक तो ये हो जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो दोनों तरफ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इंटू 1000, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ, सॉरी, अरे यार, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा, गलती हो गया। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। समझे। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, और मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, मिली मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। समझे, इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, मिली मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, इस तरीके से हो जाएगा। आपने देखा कि जो नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी क्या था, नॉर्मेलिटी था W बाई ई इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यही था नॉर्मेलिटी। बोलो, ई की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ई की जगह पुट करो M बाई वैलेंसी फैक्टर। ओके, और ये होगा 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ऐसे होगा ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मोलैरिटी। समझे, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, सॉरी 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 सॉरी, क्या कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ ऊपर जाएगा, ये 1 अपॉन में आएगा ना यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा वैलेंसी फैक्टर, ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इस तरीके से देख लो।
तो ये जो रिजल्ट हैं ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत फास्ट यूज होंगे, है ना। ये सब कुछ याद कर रखने हैं, फटाफट फ्रीक्वेंटली यूज होगा, पहले भी देखा होगा आपने। ये नोट हो गया, जल्दी बता दो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंट को आप EQ लिख सकते हो, काफी है बस नरेश, ना EQ लिख दो। मिली इक्विवेलेंट को m.E लिखा जाता है। इक्विवेलेंस को आप EQ लिख देना काफी है, और मिली इक्विवेलेंट को m.E लिखा जाता है। M फॉर मिली, E फॉर इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी क्या है ना। नॉर्मेलिटी जो है ना, बेसिकली क्या होगा, अभी मैंने डेफिनेशन लिखाया था निखिल। नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी होता है ना। और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, नोट हो गया सबका, है ना। चलो न्यूमेरिकल करें अब हम लोग, है ना, न्यूमेरिकल करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिकली अगर आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट पे जाना हो, समझे, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से किसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बेसिकली आप दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक तो आपके पास होना चाहिए बैलेंस, यू नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो ए गैसियस प्लस बी गैसियस से सी गैसियस प्लस डी, ऐसे बनेगा। ये एक आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है आपके सामने, है ना। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट कहता है कि उसको ए का कोफिशिएंट चाहिए, उसको बी सब्सटेंस का कोफिशिएंट चाहिए, सी सब्सटेंस का कोफिशिएंट चाहिए, डी का कोफिशिएंट चाहिए, करेक्ट कोफिशिएंट चाहिए होता है इनको, तभी आप मोल कंसेप्ट ऑपरेट कर सकते हैं। और आप लोग कुछ एक रिलेशनशिप बनाते हैं कि मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन ए और मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड अपॉन बी, इस तरीके से हो जाता है। मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड अपॉन सी, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन ए, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड अपॉन बी, मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड अपॉन सी, मोल्स ऑफ डी रिएक्टेड अपॉन डी, इस तरीके से रहेगा। तो कुल मिला के क्या है कि अपने को क्या चाहिए, ये कोफिशिएंट चाहिए होंगे, तभी तो मोल पे काम कर पाओगे, है ना, तभी तो आप मोल पे काम कर पाओगे। ठीक है, या फिर एक दूसरा मेथड है, याद हो कभी आपको किसी ने बताया हो POAC के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, है ना, ये सब भी लगा के कभी कभी काम कर लेते हैं मोल कंसेप्ट में। तो कुल मिला के एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ओके। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है सिंपल, यहां पे उस वो तो कहता है कि आप हमें कोफिशिएंट मत बताओ,
आप तो हमें बताओ कि कौन रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, बस इतना पूछना चाहता है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट केवल ये जानना चाहता है कि कौन आपस में रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है। मेरी बात सुन ली सब लोगों ने? कौन आपस में रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, बस इक्विवेलेंट कंसेप्ट को इतनी जरूरत है। बाकी इक्विवेलेंट कंसेप्ट आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करा देता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को लगाने के लिए जो है ना, आपको वैलेंसी फैक्टर की नॉलेज और ये सब आना चाहिए, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप वैलेंसी फैक्टर या जैसे जैसे आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अच्छा सीखते जाओगे, मेरा सजेशन यही होता जाएगा कि आप उसे कम से कम यूज करो। मैं बहुत अच्छा पढ़ा देता हूं वैलेंसी फैक्टर के बारे में, सबके बारे में, लेकिन मैं आखिरी में यही कहता हूं कि कम यूज करना, है ना, कम से कम यूज करना। यूज तो मोल कंसेप्ट का ही करेंगे ज्यादा, जब तक कि बिल्कुल मजबूरी ना बन जाए कि अपने को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्लीन एंड क्लियर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तभी यूज करना, वरना कहीं ना कुछ मिस्टेक स्लिप्स जरूर होती हैं इसमें, दैट नीड लॉट्स ऑफ नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करके तब जाके ये क्या करता है, करेक्ट बैठता है ना, ऐसा रहेगा। तो वही वाली बात है कि आप जो कोई कुछ ऐसा चीजें हैं कि मतलब आपने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखा है, लेकिन आप उसको बहुत सावधानी से यूज करते हैं, जहां जरूरत है वही यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तो सीखते तो अपन हर बात सीखेंगे, है ना, फिर उसको दोनों चीजें जब सीख जाओगे तो अपने आप ही एक कंपेरिजन रहेगा कि भाई कब क्या यूज करना है, कैसे क्या करना है। चलो सिखाते तो है, सिखाएंगे तो पूरा ही, और बताते भी जाएंगे कहां पे यूज करना है कहां पे नहीं करना है, ये सब का भी डिस्कशन होगा। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई बस हमें बता दो कि कौन रिएक्ट कर रहा है, आप बैलेंस करो या ना करो, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ बी रिएक्टेड, इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ सी फॉर्म्ड, समझे, और इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ डी फॉर्म्ड। इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड, इक्विवेलेंस ऑफ बी रिएक्टेड, इक्विवेलेंस ऑफ सी फॉर्म्ड, इक्विवेलेंस ऑफ डी फॉर्म्ड, इस तरीके से रहेगा, है ना, ये होगा। यहां पे क्या होगा, W बाई ई जो होगा वो ए के होगा, ऐसा होगा, W बाई ई जो होगा वो ये हो जाएगा, W बाई ई जो होगा C का होगा, ऐसे ये हो जाएगा, W बाई ई जो होगा वो D का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट में डिफरेंस जो है ना, वो ये रहता है। अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, इन दोनों पे बेस्ड, है ना, करेंगे। और ये मेरा हो गया, थ्योरेटिकल काम खत्म है फिलहाल अभी इस टॉपिक में, 1 से 2 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल ही चलेंगे। तो न्यूमेरिकल वाले काम पे आते हैं। कुछ बचाओ नोट करने के लिए, नोट करो, वरना मैं हटा रहा हूं, हटा दूं। चैट ओपन है, जस्ट टाइप नोटेड अगर नोट हो गया है। ओके, टेक 1 मिनट, नो इश्यू, आप 1 मिनट ले लीजिए, नोट करो फटाफट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर एक रिएक्शन में वैलिड नहीं होगा। हाँ, रिएक्शन नोन है और बैलेंस अगर हो जाए, अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर है, तो आई विल सजेस्ट गो टू द मोल कॉन्सेप्ट, ऑलवेज गो द मोल कॉन्सेप्ट, इट इज बेटर, ज्यादा अच्छा है। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर आप देख लो, मोल कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, और दोनों कोशिश करते हैं जितना करा सकते उतना तो करा ही रहा हूं, जो भी अच्छा हो जाए आपके साथ हो जाए, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं
इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन करो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 is needed to oxidize 1 mole FeSO4 in acidic medium। ये क्वेश्चन है आपका। हो जाए तो आंसर बताना। How many moles of KMnO4 are needed in order to oxidize 1 mole of FeSO4? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें क्वेश्चन में। सबसे पहले देखेंगे KMnO4, फिर KMnO4 को देखेंगे तो कहेंगे मीडियम एसिडिक है, तो अपने आप को क्लिक करेगा यार कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कहा जाता है ना। तो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है? कि KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है? 5 होता है। गुड। और FeSO4 ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा? FeSO4 ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा? +3 में जाएगा। तो ये जो है ना FeSO जो KMnO4 है, MnO4 माइनस आयन अपने आप को Mn2+ में ले जाएगा। ये नॉलेज आपको पहले से है। सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 5। FeSO4 जो है ना उसका Fe2+ आयन किस में जाएगा? Fe, बाकी तो कुछ चेंज होता नहीं है, तो वैलेंसी फैक्टर बिकम 1। अब कौन कौन आपस में रिएक्ट कर रहा है? आपस में रिएक्ट कर रहा है MnO4 माइनस आयन और FeSO4। बाकी आगे आपको मतलब नहीं है ना। यहाँ पे चाहो लिखना चाहो तो लिख लो, Mn2+ और Fe3+ लिख लो, है ना। बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि काम इन्हीं से करना है। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? 1 मोल। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? पता करना है x मोल। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है? इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहता है इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल होने चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये क्या होता है? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स कितने हैं? x, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5। मोल्स कितने हैं? 1, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। तो यहां से सॉल्व कर लो, x इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है ना वो सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, डन। ऐसे कर लेना। मोल कंसेप्ट से कैसे करेंगे बिल्कुल बता देते हैं, है ना। तो बेसिकली दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो उन दोनों के इक्विवेलेंट आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। दोनों आपस में कोई बैलेंसिंग नहीं, बस पता किया कि ये रिएक्ट कर रहा है आपस में, बस इतना पता है। और पहले से जो नॉलेज थी वो पहले थे, KMnO4 कहां जाएगा, FeSO4 कहां जाएगा, वो हमको पहले से नॉलेज थी, उसका यूज कर लिया और सीधे मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर सीधे आ जाएगा 1/5, ऐसे आ जाएगा। आपको ये कहता है बैलेंसिंग से करो,
तो बैलेंसिंग से क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 1 है वो यहां भेजना, ये वाला 5 यहां भेजना, है ना। तो बैलेंस कर लेना, तो बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, MnO4 माइनस आयन ऐसे आ जाएगा और 5 FeSO4 आ जाएगा। आगे से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। इसका x मोल था, इसका 1 मोल था। अभी मैंने मोल कंसेप्ट में लिखा था कि मोल्स जिसका होगा उसी का डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो मोल्स कितने, KMnO4 के, डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट कितना 1, बराबर होता है जिसका जो मोल्स होगा, कितना मोल्स FeSO4 का 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट। यहां से भी x इक्वल टू 1/5 मोल आ रहा है। ये मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर दिया है? ठीक है, ये मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर दिया, देख लो, ये मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर दिया है। ओके, हाँ अभी बाद में बात करेंगे, गलत होने के चांस जो है ना, ठीक है, वो भी डिस्कशन में लाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नोट हो गया, ठीक है। कुछ क्या हुआ, समझ में क्या नहीं आ रहा तुमको, कुछ क्या यस समझ में सर। नहीं, हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर समझ में आ गया तो। तो फिर क्या क्या लिख क्या रहे हो भर भर के ये सब, क्या मैंने लिख कुछ रहे हो? नहीं लिखा सर। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं लिखा सर अभी तक। तो लिख रहा है कोई, कुछ तुम्हारे नाम आ रहा है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं लिखा सर। कोई कुछ सर कुशाग्र हो सकता है सर। चलो कर लो तुम लोग जितना तुम लोग। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, नाउ मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल। सेम क्वेश्चन है, बस केवल सब्सटेंस बदलूंगा। ये एसिडिक मीडियम ही रहेगा और 1 मोल FeC2O4 रहेगा, 1 मोल FeC2O4 ही रहेगा। ठीक है, चलो करो इसको। सो अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार MnO4 माइनस आयन ही रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, Mn2 प्लस से कर रहा है। सो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 5, और FeC2O4 जो है ना, वो उसका वो किस में जाता है, याद है आप लोगों को? हाँ 3 याद आ गया, ठीक है, गुड। तो Fe2 प्लस आएगा और CO2 में जाएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो अपने को पता है कि रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, रिएक्शन भी हो रही है MnO4 माइनस आयन के बीच में और FeC2O4 के बीच में हो रही है। तो इसका x मोल ले लो, इसका 1 मोल ले लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यूज्ड हो जाएगा, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। ये क्या होगा, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और ये हो जाएगा
मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स कितना होगा x इंटू 5 और मोल्स होगा 1 इंटू 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके आ गया समझ में, है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, है ना? किसी को हैंड रेज करना हो तो कर दे हैंड रेज, जिसको डाउट हो तो पूछ ले, वरना तो मैं मान के चलूंगा कि ये समझ में आ गया। ठीक है, मनीष क्या हुआ बोलो। सर मुझे मोल मेथड में थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर। सर इसमें? आपने बताया था ना सर कि मोल मेथड, सर मोल कॉन्सेप्ट मेथड है ना सर। मोल में तो सर बहुत आपने मोल में तो सर क्या आपने दिक्कत? सर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मोल मेथड में बैलेंसिंग करना पड़ेगा, जबकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो सर वो बैलेंसिंग करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सर दोनों लिखना जरूरी है सर। अगर आपसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूछी गई हो तो लिखो, नहीं क्या करोगे जब रिएक्टेंट पे कई काम करना है? जैसे सर ये 2 क्वेश्चन कराया तो जरूरी नहीं है तो नहीं चल जाएगा। भाई आप ऐसे समझो, MnO4 माइनस आयन और FeC2O4 ये है, तो यहाँ पे Yes, sir. वैलेंसी फैक्टर है 5 और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है 3। 3 तो आपको ये यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 3 MnO4 माइनस आयन 5 5 FeC2O4। FeC2O4। अब अगर आपसे आगे CO2 या कुछ और पूछा जाए तो आप काम करो, नहीं है तो ये रुक जाओ, कि काम तो इन्हीं के बीच में करना है। तो आगे लिखने टाइम बचाओ ना, एक आध सेकंड भी बचेगा तो बचाते हैं ना, क्या दिक्कत है? इनके कोफिशिएंट तो यही रहेंगे ना बैलेंसिंग में, 3 और Yes, 5। sir. हाँ, तो इसका मोल कितना रहेगा बोलो? x मोल। इसका कितना X रहेगा? मोल 1 मोल। अब 5 मोल कंसेप्ट क्या कहता है? मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसी का कोफिशिएंट। मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसी का कोफिशिएंट बराबर होता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसी का कोफिशिएंट। तो यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये हो गया, लो, ये मोल कंसेप्ट से सॉल्व हो गया। सर जैसे आपने 5 FeC2O4 लिया सर, उसको 1 मोल कंसीडर किया क्यों सर? नहीं, ये 1 मोल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ओह इसलिए सर। मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं 3 मोल 4 मोल ले Yes, sir. लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस 1/5 की जगह क्या हो जाएगा बोलो? 4/5 4/5 मोल्स ऑफ 4/5 yes. FeC2O4 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट 5, ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मैंने 1 मोल दिया है, तो फिर मैं यहाँ 1 मोल ही लिख रहा Yes, हूँ। sir, समझ गया। समझ गया ना? ठीक है, Yes, sir, समझ गया सर, थैंक यू किसी सर। और को कोई डाउट हो ठीक है तो सर, पूछो। समझ गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके नाउ। ठीक है सर। ये कौन है सॉरी सर वाले? बोलो भाई, क्या हो गया, क्या पूछना चाह रहे हो? क्या समझ में नहीं आ रहा था? काम ही ऐसा क्यों करते हो, सॉरी बोलना पड़े? विकास, सर ये FeC2O4 में बैलेंस फैक्टर 3 कैसे आया सर, थोड़ा सा बता दीजिए ये सर। मैं बता चुका हूँ यार, देखो गलत बात है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कॉपी देखो या वीडियो लेक्चर देखो, है ना? मैं पढ़ा चुका हूँ FeC2O4 का बैलेंसी फैक्टर 3 कैसे आया, है ना? Fe2+ से 3+ में गया, एक का चेंज और कार्बन का जो +3 वाला था वो +4 में गया, एक का चेंज, लेकिन 2 कार्बन 3 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और बोलो अविरल, क्या क्या डाउट है? हाँ, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में होता था, कुछ रिएक्ट करता था, कुछ लिमिटेड रिएजेंट बचता था सर बाद में, तो इसमें सर आप दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देते हैं, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मतलब कुछ रूल लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट ना, लिमिटिंग वाला। यस सर। हाँ आएगा ना। अभी तो एक एक लाइन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ओके अभी तो बस एक एक लाइन की तो क्वेश्चन अभी बढ़ाऊंगा ना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, करूंगा अभी, है ना? ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ अभी बढ़ाते हैं ना, अभी चलते हैं, अभी करेंगे।
नेक्स्ट है आपका, लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ केमोनोफोर आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज how many moles of chemonophore are needed to oxidize a mixture containing 1 mole each of FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium। बताओ फटाफट, लिखने से पहले आंसर आना चाहिए। चलो बोलो आंसर। आंसर लिखो फटाफट। How many moles of chemonophore needed to oxidize a mixture containing, एक मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करना है, एक मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करना है। आ गया आंसर सबका, बिल्कुल सही है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी MnO4 माइनस आयन एक मिक्सचर से रिएक्ट कर रहा है, इस पूरे मिक्सचर से। इसमें क्या क्या है, इसमें है FeSO4 और FeC2O4, और दोनों का कितना कितना मोल है, 1 मोल 1 मोल। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। इसका कितना है, 3। इसका कितना है, x मोल। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5। अब जो लैंग्वेज बनेगा, लैंग्वेज सुनना, अब जो लैंग्वेज बनेगा वो लैंग्वेज बनेगा इक्विवेलेंट्स ऑफ केमोनोफोर यूज्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का इक्विवेलेंट आएगा अब, क्योंकि ये पूरे मिक्सचर से ऐड कर रहा है, तो पूरे मिक्सचर का इक्विवेलेंट आएगा। और मिक्सचर का जो इक्विवेलेंट होगा, ये जो इक्विवेलेंट होगा, ये होगा इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर यूज्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, कितना था, 5। ये हो जाएगा मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 1:1। ये हो जाएगा मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू मोल, 1 मोल दे रखा है दोनों का, 1 है ना, इंटू 3। सो दैट बिकम x इक्वल टू 4/5। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है 4/5, वेरी गुड, है ना। हाँ, रिएक्ट तो इंडिविजुअली करेगा, बिल्कुल सही है, रिएक्ट तो इंडिविजुअली करेगा, है ना, रिएक्ट तो अलग अलग ही करेगा, बात तो सही है। लेकिन इक्विवेलेंट अभी हमने अलग अलग ही लिया, चिंता मत करो, ऐड करके ले लिए, अलग अलग करेगा, लेकिन टोटल तो रिएक्ट करेगा भाई ऋतिक, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग कर लिया। और चाहो तो आप ऐसे कर लो, है ना, कि जो MnO4 माइनस आयन है वो उसको आप अलग अलग रिएक्ट करा लो, ऐसे करा लो, एक ये करा लो, और MnO4 माइनस आयन है उसको आप ऐसे करा लो, इस तरीके से। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे 1 मोल लिख लो, तो यहाँ पे x इंटू 5 इक्वल टू 1:1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। यहाँ पे y लिख लो, यहाँ पे 1 मोल लिख लो, तो यहाँ आएगा y इंटू 5 इक्वल टू 1:3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। ठीक है, तो केमोनोफोर के टोटल मोल क्या होंगे, x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 प्लस 3/5, दैट बिकम 4/5, ऐसे आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा, समझ में आया, अब आ गया ऋतिक, समझ में आ गया, है ना। ये कितना होगा, ये 1/5 आएगा, ये 3/5 आएगा, दोनों को क्या कर लो, दोनों को ऐड कर लो, x और y को, तो दोनों का आ जाएगा, अलग अलग कर लो या ऐसे कर लो। तो मैं यही समझा रहा था कि इक्विवेलेंट के केस में आप मिक्सचर को भी डायरेक्टली कर सकते हो, कभी मिक्सचर आ जाएगा तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करोगे। हाँ अरविंदर बोलो क्या कह रहे हो।
सर मेरा ये डाउट था सर, जैसे पिछले पेज में सर आपने एक इक्वेशन लिखी थी जिसके अंदर दो कार्बन एक कार्बन में जा रहे थे हाँ सर, +3 में और एक +4 में सर। तो अपनों ने जो बैलेंस फैक्टर लिखा था वो सर +2 था। हाँ, तो कार्बन दोनों कार्बन उसमें जाएगा ना हाँ। +4 में। यस सर, तो मेरा ये डाउट है, अगर सर जो दो कार्बन है वो प्रोडक्ट साइड हो और एक कार्बन जो रिएक्टेंट साइड है, तब बैलेंस फैक्टर का वो कैसे आएगा? दो कार मतलब नहीं समझ में आया। सर जैसे वो इक्वेशन थी ना सर, जिसमें एक पार्ट में दो कार्बन थे, हाँ वो रिएक्टेंट साइड थे, हाँ, और सर एक सिंगल कार्बन सर एक कंपाउंड के अंदर वो प्रोडक्ट साइड में था। ऑक्सलेट आयन वाली बात कर रहे हो ना? हाँ सर, इसके पिछले पेज में आप इक्वेशन लिखी थी ना सर आपने। ये हाँ ये था ना? यस सर। हाँ सर इसमें ये C2O4 -2 में सर, हाँ ये ठीक है हाँ सर। अब अगर ये इक्वेशन सर उल्टी होती हाँ, सर, CO2 इस साइड में होता और वो C2O4 इस साइड में होता, तो सर बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते सर? तब भी 1 ही आएगा। तो ये 4 होता, ये +3 होता ना, सर तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आता। अच्छा सर, और LHS में सर 2 आता। LHS में 2 आएगा क्योंकि इसके पास दो कार्बन है ना, इसके पास तो एक ही कार्बन है ना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। इस तरीके से है ना, ठीक है। आपकी क्लास में वो वाला क्वेश्चन हो गया हुआ था क्या, FeC2O4 वाला, है ना? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अग्रिम आपकी क्लास में है क्या? अग्रिम आप हो क्या क्लास में अभी? अग्रिम में कोई क्वेश्चन था ना, कौन सा था? अग्रिम अग्रवाल ही है आपकी क्लास में अभी? यस है ना? अच्छा, तुमने पूछा था ना वो वाला। एक ये क्वेश्चन हुआ था क्लास में, FeC2O4 दैट बिकम Fe3+ and 2CO2+3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे था शायद। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था 3/2। ये लिखा है क्या आपकी कॉपी में वैलेंसी फैक्टर? देखो ये लिखा हुआ है क्या? अगर ये लिखा हुआ है तो थोड़ा गलत है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं बैठेगा, है ना? इसको हटा दो, जिसकी कॉपी में ऐसा लिखा हुआ हटा दे इसको, है ना? ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, वो समझा देता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, वो CO2 के अकेले नहीं है ना? वो एक्चुअली Fe का भी है। तो यहाँ पे अपन ये नहीं कह सकते कि 2 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है और 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। बात समझ आ रही है? यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि Fe2+ किस में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, और C2O4 2 नेगेटिव जो है ना, वो क्या करेगा, वो 2 इस तरीके से जाएगा ऐसे, ये होगा। तो ये जब आप पहला और ये दूसरा रिएक्शन को ऐड करोगे ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड को करोगे ना ऐसे, then you will get FeC2O4 will giving you Fe3+ + 2CO2 + 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिलेगा। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1, और इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है अरविंदर, 1 आया। देखो 2 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो 1 मोल से 1 ट्रांसफर है, तो CO2 का 1 ही आएगा। लेकिन ऑक्सलेट आयन के 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो यहां बैलेंसी वेक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। अग्रिम ठीक हो गया? अग्रिम है ना? ये ठीक कर लो अपनी कॉपी में, शायद तुमने पूछा था, है ना? चेक देख लो, ये ठीक कर लो ना। यहाँ पे 2/3 हटा देना, यहां नहीं होगा 2/3। ओके चलो, आपकी क्लास में नहीं, पता नहीं मुझे, मालूम नहीं है, मतलब ये मुझे पूछा था किसी, मैंने कहाँ करवाया मुझे याद नहीं है। ए फेज मैंने ए फेज वालों को ही बता दिया, आपको बी फेज वालों को ही, दोनों लोगों को बता दिया है। तो दोनों लोग अपना ये इसको करेक्ट कर लेना, कहीं भी अगर हो गया हो गलती से तो चेंज कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीलीटर 0.1 molar KMnO4 is needed to oxidize a mixture
mixture containing 1 mole each of FeSO4 and Fe2SO4 whole thrice in acidic medium. चलो करो इसको। तो इसने क्या कहा है कि हाउ मेनी ml। सबसे पहली बात है कि जो केमोनोफोर है वो किस एमोनोफोर माइनस आयन किससे रिएक्ट करेगा, कौन कौन है मिक्सचर में, FeSO4 है और Fe2SO4 होल थ्राइस है। इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, ठीक है। केमोनोफोर जो है ना इससे रिएक्ट नहीं करेगा। केमोनोफोर जो है ना, अर्पित जैन हैंड रेज करो, ऊपर आ जाओगे, हैंड रेज करो। हाँ अर्पित बोलो। अर्पित मैंने तो हाँ बोलो। यस अर्पित बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आवाज ही नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही। चलो लिख दो आपको जो भी है, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। हाँ तो ये ऑलरेडी +3 स्टेट में है। सर सर हाँ बोलो। सर समझ सर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, ये बेसिक ही क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। हाँ क्या? इसका बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को सर। मैं कुछ नहीं इस पे नहीं कर पाऊंगा। मैं एक एक लाइन के क्वेश्चन करा रहा हूं और शुरुआत से आप 10 बार वीडियो देखो, वीडियो हैं, इसमें नहीं कर पाऊंगा बेटा आपकी हेल्प। ऐसे तो जो आप लोग ये बोलते हो ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब तुम्हारी दम हो तो समझा लो, है ना, तो वो नहीं हो सकता मेरे से। वो बताओ पीछे वाले सर को, है ना, पिछली बात से बताओ सर को। तो आप जो है ना आप उनको आप पढ़ो, बाकी लोगों को आ रहा है। मैं एक एक लाइन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, टेबल बना के बताएं कैसे मोल है, कैसे इक्विवेलेंट है, सब तो बता रहा हूँ। और कैसे पढ़ा सकते हैं? ऐसे ही पढ़ाते हैं यार सब लोग, वो सबको ऐसे ही समझ में आता है ना। आप पढ़ो अब, है ना, एक एक लाइन के ही तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादा कुछ करा ही नहीं रहा हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट से उठा रहा हूँ कि भाई एक एक करके लेयर करके आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अब भी नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ आपके अंदर है ना, आप उसको ठीक करो। 5 बार वीडियो देखो, कैसे नहीं आएगा समझ में? पीछे पढ़ोगे तो आएगा समझ में। सर क्या कर लेंगे भाई? सर क्या कर सकते हैं बताओ? जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ा रहे हैं। है ना, ये बोलने से अच्छा है कि समझ में नहीं आ रहा, आपको ये बोलना चाहिए कि मैंने 20 न्यूमेरिकल लगाए थे, उसमें 2 न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है या 5 नहीं आ रहे समझ में। वो क्या हमने ये क्या किया है ना, वो समझा करो। तो ये एक्स मोल होगा, है ना, तो ये एक्स मोल मान लिया। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए सभी स्टूडेंट को क्लास में कि ये +3 स्टेट में है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 स्टेट में ऑलरेडी हाईएस्ट में है, KMnO4 इसको उठा के जो है ना, ठीक है, वो जो है ना ऑलरेडी जो है ना वो क्या होगा ऑलरेडी +3 स्टेट में, इसको उठा के +4 में नहीं ले जा पाएगा KMnO4, तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, मैं जब भी क्वेश्चन दिया कुछ लोग तो +3 से +2 में भेज देते हैं, तो अरे रिड्यूस थोड़ी ना करता है KMnO4, ये भी मत कर देना कि +3 से +4 में अगर नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, ऑक्सीडाइज अगर नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं +2 में भेज देते हैं, ये भी नहीं होगा। KMnO4 का काम ऑक्सीडाइज करना है, +3 से +2 भेजना नहीं है, रिड्यूस करना नहीं होता है। तो अगर ये गलती भी किसी ने की है तो ये भी मत करना। तो मैं आपको इस यहां से डिस्कशन में समझ में आ गया कि KMnO4 केवल FeSO4 से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां पे डेटा किस में जाना है, ml में जाना है। जैसे ही डेटा ml में जाना हो तो क्या होगा, किस में काम करोगे, अब इक्विवेलेंट में ना करके मिली इक्विवेलेंट में काम करोगे। तो क्या लिखोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। इसका मिली इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इन ml ले लो, वॉल्यूम इन ml को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी क्या होता है ना। आयुष मिश्रा +4, अगर +4 में नहीं जाएगा, होता नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, इसके कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर आयुष +2 और +3 ही होते हैं, +4 नहीं होते हैं, होता ही नहीं है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो नहीं जा पाएगा। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml क्या होता है, मिलीमोल्स, और मिलीमोल्स को अगर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, मिली इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हो गया। यहां आ जाओ, इसके बारे में अपने को क्या पता था, मोल पता था, तो मोल को क्या करूंगा, इसका 1 मोल पता था, इस 1 मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, मिलीमोल, और मिलीमोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, हाँ, मिली इक्विवेलेंट बन जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी इंटू क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू 1000 इंटू 1, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो, एक ही आ जाएगा, यहां पे करो तो 2000 आ जाएगा। सो वॉल्यूम इन ml बिकम 2000 ml, दैट बिकम 2 लीटर, है ना, सही आ गया था ना, वेरी गुड, है ना, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करोगे, कैसे मिलीमोल बना, कैसे मिली इक्विवेलेंट बना, कैसे मोल से मिलीमोल बना, कैसे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई हुआ। तो ये सब मेथड पे एकदम फिक्स करो अपने आप को, है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नहीं 2000 ml नहीं आएगा, ये 0.1 जो है ना, 0.1 जो है ना, 0.1 की वजह से, ये वाला 0.1 है, इस वजह से 2000 हो जाएगा, 0.1 है ना, ठीक है। ये दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे, अरे तो दूसरे इंस्टीट्यूट के आ कैसे जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि उनका कोई बेस ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है, मुझे यही समझ में नहीं आता। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गिव मी 1 मिनट, है ना, गिव मी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। .288 gram FeC2O4 is oxidized by 0.01 molar K2Cr2O7 solution in acidic medium. Find volume of
K2Cr2O7 needed volume of in मिलीलीटर। सॉल्व करो आप लोग इसको। बैलेंसी फैक्टर तो याद नहीं है सर, आप पढ़ाना बंद कर दो। ठीक है, किसको किसको पढ़ाना बंद करवा दोगे ऐसे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, जेईई मेन का क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों ने सबने कर लिया था। यहाँ पे 0.228 ग्राम FeC2O4 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 0.01 मोलर K2Cr2O7, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम ml में फिर चाहिए था, फिर से आप मिली इक्विवेलेंट में काम करो। मिली इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, वो आपको किस में दिया गया है, 0.228 ग्राम FeC2O4 दिया गया है। सो यू हैव गिवन मास, मास से मिली इक्विवेलेंट तक जाना है ना, मास से मिली इक्विवेलेंट तक जाना है, तो मास से पहले मोल पे जाना, समझे। ये सीक्वेंस फॉलो करो, मास, मास से मोल, ठीक है, फिर मोल से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से मिली इक्विवेलेंट। कैसे होगा, मास से मोल कैसे जाओगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल से इक्विवेलेंट पे कैसे जाओगे, मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इससे यहां कैसे जाओगे, इनटू 1000। ठीक है, ठीक है अर्पित, समझ में आया? अब तो कर लोगे। अब ये तो याद, मास से मोल पे कैसे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मोल पे आए, मोल से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट पे आए, इक्विवेलेंट से 1000 मल्टीप्लाई किया, मिली इक्विवेलेंट पे आए। कभी वापस आना हो, उल्टा आना हो, तो मिली इक्विवेलेंट से यहां आना है तो डिवाइड बाई 1000 कर लेना, यहां से यहां आना हो तो डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर कर लेना। ठीक है, और इसको ऊपर लिख देता हूं, डिवाइड बाई, ये था यहां से यहां आना हो तो मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कर लेना। इससे आसान और क्या हो सकता है। ठीक है, क्या करोगे, इधर से जाना है, जैसे मान लो इधर से जाना है, मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1000, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 वैलेंसी फैक्टर, दैट बिकम मोल्स, मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट बिकम मास। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में 1000 मल्टीप्लाई मिली इक्विवेलेंट, ऐसे कर लो। तो अपने को मास पता था, तो मास पता करोगे तो 0.288 ग्राम था। ये लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने ये वाली, है ना, ये बहुत बार यूज होगी, है ना। क्लास चल रही यार, अभी करता हूं, है ना। किसमें, तो यहां पे क्या होगा, मास अपॉन से मोल पे पहुंच जाओ। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना कितना आएगा, 144 आएगा, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 144 आ जाता है। ये हो गए मोल, यहां आ गए। मोल के बाद वैलेंसी फैक्टर, इतनी बार लिखा है 3 आता है वैलेंसी फैक्टर, इंटू 3 हो गया। फिर यहां आ गए, यहां से 1000 मल्टीप्लाई करो, यहां आ गए मिली इक्विवेलेंट में। अब मिली करंट ऑफ K2Cr2O7 कैसे आएगा, है ना, वो आएगा वॉल्यूम इन ml इनटू मोलरिटी 0.01, दैट बिकम मिलीमोल्स, मिलीमोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, दैट बिकम, ये क्या हो जाएगा, ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो, वॉल्यूम इन ml कितना आ जाता है बोलो, 100 ml आ जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, गॉट इट, हो गया ना। चलो, हाँ, इक्विवेलेंट के जो क्वेश्चंस है एक लेक्चर के बाद एक बस आप कर लेना, फिर आपकी सीट पूरी अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, क्योंकि सीट में आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे पाता हूं। आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, वैलेंसी फैक्टर वाले क्वेश्चन अभी आप कर लो, जो न्यूमेरिकल हैं वो अभी रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, उस तरीके से। ओके, डन। चलो भाई, एंड कर रहा हूं मैं ना। अविरल क्या हुआ, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलो। सर, जो जैसे जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है उनका सर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो अनस्टेबल होता है, तो सर क्या उनको भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देंगे या नहीं भेजेंगे? नहीं, अगर कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भेजेगा, अगर कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भेजेगा, बिल्कुल भेज सकता है ना। जैसे SN2+ को SN4+ में भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर।
ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू सर। कुलदीप, क्या वो बताओ। मनीष, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? सर मैं पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन में अगर मिलीलीटर पूछा है तो सर इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट ही लगा सकते हैं सर, इक्विवेलेंट नहीं लगा सकते। नहीं, लगा सकते हो ना, लीटर में आंसर आएगा, फिर बाद में 1000 मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन होता क्या है कि वॉल्यूम इन एमएल को, ज्यादातर डेटा वॉल्यूम इन एमएल में आएगा, जैसे मोलरिटी वगैरह में आता है, तो मोलरिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना वॉल्यूम इन एमएल में ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कि आपको उसमें करना है ना। ठीक है, तो आसान होगा, मतलब मतलब साइकोलॉजिकली डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करना ये हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है सर, है ना, इस तरीके से ना ज्यादा बेटर रहता है साइकोलॉजिकली, वैसे सही है। बाकी आंसर तो लीटर में लाओ, फिर बाद में लीटर में चले जाओ, किसने मना किया, तो हो ही जाएगा। ठीक है, यस सर, ऐसा रहता है। ओके, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, स्टार मार्क किया है ना, उसको आप कर लो, ये सबसे अच्छा लिखा हुआ है, इसको काफी यूज होगा ये वाला, है ना। ठीक है, ओके, डन, चलो ठीक है विकास, है ना, क्लास ओवर करें।